हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 6 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में तैयार 9 मेडिकल कॉलेजों का एक साथ लोकार्पण कौन करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों के युवा सम्मेलन में भारत की ओर से किस जिले के निवासी शशांक शेखर सिंह भाग लेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आजमगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीश मेहरोत्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार 5 स्टार होटल में ठहरने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीहोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मरियप्पन थंगावेलु। अगला क्वेश्चन है, 2021 में कितने पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव आयोजित कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 33 लाख। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने रालामंडल अभ्यारण्य में 1 माह में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की है। रालामंडल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को जोड़ने के लिए यूपी सरकार ने कितने दिन का अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है 3 दिन का, बी है 5 दिन, सी है 7 दिन और डी है 15 दिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY से किसानों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक अभियान शुरू करने जा रही है। 7 दिवसीय यह अभियान 1 जुलाई से शुरू होगा और राज्य के 75 विकास प्रखंडों पर विशेष केंद्रित रहेगा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 1 जुलाई को इस अभियान की शुरुआत की। PMFBY बुवाई चक्र के पूर्व से लेकर फसल की कटाई के बाद तक के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सुरक्षित की गई बुवाई और फसल सत्र के मध्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा भी प्रदान करना शामिल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है 7 दिवसीय अभियान शुरू कर रही है। और ये अभियान जो है 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक चलेगा। और इसकी शुरुआत किसने की है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने। और दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 13 जनवरी 2016 में। कब? 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बनने वाला राम वनगमन मार्ग कितने किलोमीटर लंबा होगा? ऑप्शन नंबर ए है 200 किलोमीटर, बी है 210, सी है 250 और डी है 300। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 210। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान जिस मार्ग से गए थे उसे पुनः वापस लाने का प्रयास करते हुए प्रस्तावित राम वनगमन मार्ग के प्रारूप को उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने तैयार कर लिया है। 210 किलोमीटर लंबा राम वनगमन मार्ग अयोध्या से शुरू होकर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर धाम, मंझनपुर, राजापुर होते हुए चित्रकूट तक जाएगा।
भारत सरकार ने NH 731 की मार्ग रेखा को स्वीकृति दे दी है। इसकी कुल लंबाई 112 किलोमीटर है और इस 112 किलोमीटर को 3 पैकेज के तहत विकसित किया जाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है लोक निर्माण विभाग ने राम वनगमन मार्ग के प्रारूप को तैयार कर लिया है। और ये जो राम वनगमन मार्ग होगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कितने किलोमीटर लंबा होगा, तो 210 किलोमीटर का ये मार्ग होगा। और ये जो राम वनगमन मार्ग है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ध्यान रखना है अयोध्या से ये चित्रकूट को जोड़ेगा। अयोध्या से शुरू होगा और यहाँ से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर धाम, मंझनपुर, राजापुर होते हुए ये चित्रकूट तक जाएगा। और इस मार्ग के लिए भारत सरकार ने एक नया नेशनल हाईवे 731 की जो है स्वीकृति दी है। और ये जो नेशनल हाईवे होगा इसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये 112 किलोमीटर लंबा होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हाइपरटेंशन मरीजों के लिए कितने जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 3, सी है 2 और डी है 1। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 जिलों में। गैर संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु में उच्च रक्तचाप एक बड़ा कारण है। इससे ग्रसित व्यक्ति को पता नहीं चल पाता और अन्य बीमारियों की चपेट में आ जाता है। ICMR, WHO और राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में बनारस, झांसी, प्रयागराज और ललितपुर में IHCI प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत अभी 8वें ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों से की गई है। इसमें सिर्फ 3 दवाएं दी जाएंगी। और दोस्तों अभी होता क्या है कि जो डॉक्टर होते हैं वो अलग अलग कंपनी की दवा लिखते हैं और इस कारण साइड इफेक्ट का खतरा रहता है। तो जो उच्च रक्तचाप के मरीज होंगे उनके लिए सिर्फ 3 दवाएं ही दी जाएंगी। और इससे होगा क्या कि जो साइड इफेक्ट की समस्या होती है लोगों में उसे जो है कम किया जा सकेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं उनके लिए राज्य सरकार कौन कौन से जिलों में ये प्रोग्राम शुरू कर रही है। तो ध्यान रखना है बनारस है, झांसी है, प्रयागराज और ललितपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है डी गुकेश, बी है प्रज्ञानानंद, सी है अभिमन्यु मिश्रा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिमन्यु मिश्रा। भारतीय मूल के 12 वर्षीय अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। न्यू जर्सी में रहने वाले अभिमन्यु 12 साल 4 माह 25 दिन के हैं और इन्होंने रूस के सरगेई करजाकिन जो कि 12 साल 7 माह के थे और उनका 2002 का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभिमन्यु ने बुधवार बुडापेस्ट में भारत के ग्रैंड मास्टर लियोन को हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की। उन्होंने बुडापेस्ट में अपना तीसरा GM मानदंड हासिल किया और वह पहले ही 2500 ELO रेटिंग की आवश्यक बाधा को पार कर चुके हैं। और ये जो अभिमन्यु मिश्रा हैं ये मूल रूप से भोपाल के निवासी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो भारतीय मूल के 12 वर्षीय अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं अभिमन्यु मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष और डी है 4 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल जून 2022 तक 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 2016 में सार्वजनिक नीति थिंक टैंक का कार्यभार संभालने के बाद से यह उनका तीसरा विस्तार होगा। 17 फरवरी 2016 को सरकार ने नीति आयोग के CEO के रूप में एक निश्चित 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए अमिताभ कांत की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत, इनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब इनका जो कार्यकाल है वो जून 2022 तक रहेगा। अब दोस्तों अगर नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं
राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जो है ये 1 साल के लिए और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो ये नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है राकेश अस्थाना, बी है प्रवीण सिन्हा, सी है ऋषि कुमार शुक्ला और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रवीण सिन्हा। सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है, जो पहले राकेश अस्थाना के पास था। निदेशक के बाद विशेष निदेशक एजेंसी में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है। उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक या 30 अप्रैल 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। यह पद पिछले 3 साल से खाली था और पहले राकेश अस्थाना के पास था। प्रवीण सिन्हा गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले वे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना है किसे किया गया है, प्रवीण सिन्हा को। और दोस्तों ये जो विशेष निदेशक का पद होता है ये एजेंसी में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो कौन है, तो वो है सुबोध कुमार जायसवाल। ये सीबीआई के डायरेक्टर हैं और सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन होंगे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राकेश कुमार, बी है धरुण अय्यस्वामी, सी है एमपी जाबिर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एमपी जाबिर। भारतीय नौसेना के अग्रणी एथलीट एमपी जाबिर ने 1 जुलाई 2021 को 400 मीटर बाधा दौड़ में पटियाला में हाल ही में संपन्न अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 49.78 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। जाबिर ने विश्व रैंकिंग कोटा के माध्यम से क्वालिफाई किया, जहां 14 स्पॉट उपलब्ध हैं। वे ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एमपी जाबिर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है 5वें स्थान पर, बी है 10वें, सी है 15वें और डी है 20वें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 20वें स्थान पर। भारत ने 2021 के लिए वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। 2020 की तरह अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी 2021 के लिए भी शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जारी रखे हुए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा, किसके द्वारा, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जारी किया गया और उसमें 100 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी रही? 20वें स्थान पर इंडिया रहा। और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो ध्यान रखना है अमेरिका पहले स्थान पर है और यूके दूसरे स्थान पर और इजराइल तीसरे स्थान पर इसमें रहा है। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको अभी हाल ही में जो इंडेक्स जारी की गई हैं वो भी ध्यान रखनी है। जैसे अभी जारी किया गया था ग्लोबल पीस इंडेक्स, उसमें भारत 135वें स्थान पर था और उसमें पहले स्थान पर था आइसलैंड। और उसके बाद जारी किया गया था विश्व दाता सूचकांक, जिसमें भारत 14वें स्थान पर था और इंडोनेशिया उसमें पहले स्थान पर था। और उसके बाद जारी किया गया था विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, जिसमें भारत 43वें स्थान पर था और स्विट्जरलैंड उसमें पहले स्थान पर था। और इसके अलावा अभी जारी किया गया था SDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021, उसमें भारत की 120वीं रैंक रही थी और स्वीडन उसमें पहले स्थान पर था। और अभी हाल ही में जारी किया गया था साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, जिसमें भारत 10वें स्थान पर रहा और अमेरिका उसमें पहले स्थान पर था। तो दोस्तों जितनी भी रैंकिंग होती हैं उसमें आपको इंडिया की रैंकिंग और पहले स्थान पर कौन सी कंट्री रही, ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन नंबर ए है शेफाली वर्मा, बी है मिताली राज, सी है स्मृति मंधाना और डी है दीप्ति शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। भारतीय कप्तान मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ा। 38 साल की मिताली राज के अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,337 रन हो गए हैं। एडवर्ड के नाम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 10,273 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस सूची में न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 7,849 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय कप्तान है महिला टीम की मिताली राज, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। और उन्होंने ये रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? तो ध्यान रखना है कि अब तक ये जो रिकॉर्ड था वो इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड के नाम था, जो कि अब मिताली राज ने तोड़ दिया है। और मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने रन बनाए हैं? तो कुल मिलाकर के मिताली राज के 10,337 रन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हो गए हैं। तो ध्यान रखना है, पहले स्थान पर मिताली राज, दूसरे स्थान पर चार्लोट एडवर्ड हो गई हैं और तीसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है क्रिकेटर मिताली राज। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष कर दी है? ऑप्शन नंबर ए है 62 वर्ष, बी है 65 वर्ष, सी है 68 वर्ष और डी है 70 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 62 वर्ष। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाकर 62 साल कर दी है। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी नियमन 1960 में संशोधन किया गया है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक LIC का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत LIC को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने जो LIC है भारतीय जीवन बीमा निगम, उसके जो चेयरमैन थे उनकी सेवानिवृत्त की आयु थी 60 साल और अब इसे बढ़ाकर के कर दिया गया है 62 साल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा करने के लिए जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियमन 1960 था उसमें संशोधन किया गया है। तो दोस्तों ये थे 6 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह कौन मुख्यमंत्री होंगे? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, पुष्कर सिंह धामी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है लखनऊ, सी है जयपुर और डी है मुंबई। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।